नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ताकि आम जन को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वारंट के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करने वाले या मुकदमे की कार्यवाही से फरार होने वाले आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। जब जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है या किसी शिकायत मामले में आरोपी को समन या वारंट जारी किया जाता है, तो उसे कानून के अधीन होना पड़ता है। यदि वह वारंट के निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर रहा है या खुद को छिपा रहा है और कानून के अधीन नहीं है, तो उसे अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पाया हो कि वह प्रथम दृष्टया गंभीर आर्थिक अपराधों या जघन्य अपराधों में संलिप्त है, न्यायालय ने टिप्पणी की। ऐसा मानते हुए न्यायालय ने आदित्य सारदा और अन्य को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी, जो विशेष न्यायालय द्वारा शुरू में जमानती वारंट जारी करने और बाद में गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद फरार हो गए थे और उनके खिलाफ कंपनी अधिनियम धारा 447 और भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न कथित अपराध करने के लिए उद्घोषणा कार्यवाही की गई थी। वर्तमान एसएलपी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एसएफआई द्वारा दायर की गई थी, जिसने विशेष न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद उन्हें जमानत दे दी थी। उच्चतम न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द करते हुए कहा कि प्रतिवादियों ने 2022 में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी गैर जमानती वारंट के निष्पादन से परहेज किया है। उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा 2023 में ही जमानत दी गई थी। इसने माना कि ऐसे मामलों में जहां गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है या उद्घोषणा कार्यवाही शुरू की जाती है, जमानत देने की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस अवलोकन के मद्देनजर न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और प्रतिवादियों को 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अग्रिम जमानत देना निश्चित रूप से नियम नहीं है। प्रतिवादी आरोपी, जो लगातार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने से बचते रहे हैं, अदालत में उपस्थिति से बचते रहे हैं, खुद को छिपाते रहे हैं और इस तरह कार्यवाही को पटरी से उतारने का प्रयास करते रहे हैं, वे अग्रिम जमानत के हकदार नहीं होंगे। यदि समाज में कानून का शासन कायम रहना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कानून का पालन करना होगा, कानून का सम्मान करना होगा और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और पीबी वराले की पीठ ने फैसला सुनाते हुए आगे कहा, कानून केवल पालन करने वालों की मदद करता है, विरोध करने वालों की नहीं। जब जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया जाता है या किसी शिकायत मामले में आरोपी को समन या वारंट जारी किया जाता है, तो उसे कानून के अधिकार के अधीन होना पड़ता है। यदि वह वारंट के निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर रहा है या खुद को छिपा रहा है और कानून के अधिकार के अधीन नहीं है, तो उसे अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब संज्ञान लेने वाली अदालत ने उसे प्रथम दृष्टया गंभीर आर्थिक अपराधों या जघन्य अपराधों में शामिल पाया हो। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम की धारा 212(6) की अनिवार्य शर्तों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए आदेश पारित किए, जिसमें जमानत और प्रतिवादियों के आचरण पर दोहरी शर्तें निर्धारित की गई हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश में उसने विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, जैसे गैर जमानती वारंट जारी करना और प्रतिवादियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा कार्यवाही आदि पर गौर करने की जहमत नहीं उठाई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक न्यायालय, यहां तक कि मजिस्ट्रेट न्यायालय का न्यायिक समय भी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय जितना ही कीमती और मूल्यवान है। अभियुक्तों का कर्तव्य है कि वे मामलों को आगे बढ़ाने में निचली अदालतों के साथ सहयोग करें और न्यायालय द्वारा अपेक्षित होने पर न्यायालय में उपस्थित रहें। समन या वारंट के निष्पादन से बचकर न्यायालयों को मामलों को आगे बढ़ाने की अनुमति न देना, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना और किसी भी तरह से कार्यवाही में देरी करने का प्रयास करना, निश्चित रूप से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और बाधा उत्पन्न करने के समान होगा। इस मामले में प्रतिवादियों, आदर्श समूह की कंपनियों के खिलाफ आर्थिक अपराधों के आरोप लगाए गए थे और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एसएफआई को कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए उनकी जांच करने का निर्देश दिया था।
जांच करने पर यह पाया गया कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एस बड़ी ईसीएसएल एक बहु राज्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा अपने स्वयं के नियंत्रित 70 आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज सीयूआई और अन्य व्यक्तियों के समूहों से संबंधित कुछ अन्य कंपनियों को अवैध ऋण के रूप में 1700 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। केस विवरण: गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय बनाम आदित्य सारदा विशेष अनुमति याचिका। निकटवर्ती ग्राम गुलगांव में गुरुवार दोपहर को बाड़ों में अचानक आग गई, जिससे आधा दर्जन बाड़े की आग चपेट में आ गए तथा 25 ट्रॉली चारा व अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने की घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच आए तथा अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज गर्मी और सूखे चारा होने से आग तेजी फैल गई और आधा दर्जन बाड़ों व एक खेत को अपनी जद में ले लिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर को गुलगांव में एक बाड़े में रखे सूखे चारे में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के आधा दर्जन बाड़ों में फैल गई। वहीं एक खेत में रखे गेहूं की कटी फसल भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग के बढ़ते प्रभाव के बाद केकेडी अग्निशमन दल को सूचना दी गई। अग्निशमन दल व ग्रामीणों ने मिलकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुलगांव सरपंच नीरज चौधरी ने बताया कि आग के कारण दुर्गालाल कुम्हार, हेमराज कुम्हार, पुखराज कहार, कैलाश कहार व सीता कहार के बाड़े में रखा 25 से 30 ट्रॉली चारा व सैकड़ों सिंचाई पाइप व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। वहीं रंगलाल बैरवा के खेत में 10 क्विंटल के करीब गेहूं कटी हुई फसल खाक हो गई, जबकि एक बाड़े में बंधे 2 पशु भी आग की चपेट में आने से आंशिक रूप से जल गए। सूचना के बाद पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने नुकसान का आंकलन किया है। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा जिला वापसी की मांग को लेकर कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अधिवक्ता जिला वापसी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं तथा सरकार से केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि केकड़ी से जिले का दर्जा छीनकर सरकार ने केकड़ी की जनता के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्ववर्ती सरकार ने आधे अधूरे जिले बनाए थे तो वर्तमान सरकार का दायित्व था कि उन आधे अधूरे जिलों को पूर्ण करे, लेकिन सरकार ने इसकी बजाय उन जिलों को ही हटा दिया, जो कि कतई उचित नहीं है। यदि केकड़ी जिले में कुछ कमियां थी तो सरकार को उन कमियों को दूर करना चाहिए था, न कि जिले को हटाकर जनता की परेशानियां बढ़ाना चाहिए। जिला हटाकर सरकार ने समस्या के समाधान के बजाय जनता की समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है। सरकार अब सजग हो जाए और अधिवक्ताओं के बढ़ते इस आंदोलन को फिर से केकड़ी को जिले का दर्जा देकर समाप्त करवा देवे, अन्यथा सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीणा, बार महासचिव मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौर, नवल किशोर पारीक, विजेंद्र पाराशर, रमेश मीणा, प्रहलाद वर्मा, परवेज नकवी, विनोद साटीवाल आदि मौजूद थे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी का नवीन सत्र 2025-26 के लिए दायित्व ग्रहण समारोह 9 अप्रैल बुधवार सायं 5 बजे शहर के अजमेर रोड स्थित दी मंगलम गार्डन में हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। समारोह की शुरुआत मां भारती एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रख्यात समाजसेवी एवं भामाशाह भंवरलाल फतेहपुरिया, उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय महासचिव संदीप बाल्दी, मध्य प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, राष्ट्रीय गतिविधि संस्कार के सदस्य मुकेश लाठी, निवर्तमान शाखा अध्यक्ष महेश मंत्री, शाखा सचिव दिनेश वैष्णव तथा वित्त सचिव भगवान माहेश्वरी मंचासीन रहे। मंच पर आसीन सभी अतिथियों को परिषद शाखा सदस्यों द्वारा तिलक लगाकर एवं ओपरना ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया तथा सदन की अग्रिम पंक्ति में बैठे स्थानीय निवासी भारत विकास परिषद के विकास रत्न गोपाल लाल वर्मा, संरक्षक शिव प्रकाश गर्ग, रामनरेश विजय, संगठन मंत्री सुभाष चंद्र भाल एवं निवर्तमान महिला प्रमुख ममता विजय का भी स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वर्षभर की गतिविधियों का प्रतिवेदन शाखा सचिव दिनेश वैष्णव एवं कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
महेश मंत्री ने अध्यक्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए समस्त सहयोगी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया। नवगठित कार्यकारिणी की घोषणा में बहादुर सिंह शक्तावत को अध्यक्ष, रामनिवास जैन को सचिव एवं हीरालाल सामरिया को वित्त सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं महिला सहभागिता संयोजक अंजू विजय को बनाया गया। प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य सर्वेश विजय ने बताया कि इस वर्ष केंद्रीय संगठन ने परिषद के कार्यों को 5 गतिविधियों में बांटा है। शाखा स्तर पर जिनके प्रमुख बनाए गए, जिसके अंतर्गत संयोजक सेवा गोपाल लाल वर्मा को, संयोजक संपर्क रामधन प्रजापत को, संयोजक पर्यावरण किशन प्रकाश सोनी को एवं संयोजक संस्कार आभा बेली को बनाया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को रीजनल महासचिव एवं कार्यक्रम के पदस्थापन अधिकारी संदीप बाल्दी ने शपथ दिलाई। शाखा सचिव दिनेश वैष्णव ने जानकारी दी कि नवीन कार्यकारिणी में कुल 16 सदस्यों को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है, जिनको प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने पद की गरिमा की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भारत विकास परिषद के सेवा, संस्कार एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान की भूरी सराहना करते हुए नवीन कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। समारोह का संचालन प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य सर्वेश विजय ने प्रभावशाली ढंग से किया। समारोह में परिषद के समस्त पदाधिकारी, सदस्यगण, मातृशक्ति महिला मंडल तथा शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण एवं समाज सेवी प्रबुद्ध जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में नवनियुक्त अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं संगठन के साथ मिलकर संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण इन 5 ध्येय वाक्यों अनुरूप केकड़ी शाखा को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। माथुर होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर की ओर से गुरुवार को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन की जयंती को समारोहपूर्वक मनाया गया। यह आयोजन सदर बाजार स्थित कृष्णा कॉम्प्लेक्स में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पार्षद सुरेंद्र जोशी उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार जे.पी. सोनी एवं अजमेर से आए प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर एस. माथुर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रामअवतार मीणा ने की। समारोह की शुरुआत सेंटर प्रभारी डॉक्टर मुकेश माथुर द्वारा अतिथियों के स्वागत एवं डॉक्टर हेनीमैन की प्रेरणादायी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए हुई। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को सुरक्षित, प्रभावी व आमजन के लिए सुलभ बताते हुए डॉक्टर मुकेश माथुर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर माथुर ने केकड़ी क्षेत्र में होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाकर इसे एक सशक्त विकल्प के रूप में स्थापित किया है। पथरी जैसे जटिल रोगों में भी होम्योपैथिक उपचार अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। कार्यक्रम में पद्मचंद सेठी, रामचंद टहलानी, ललित व्यास, दीपक गोयल, प्रेम प्रकाश औदिच्य, दिनेश ओझा, अमित गर्ग, मुकेश लड्ढा, महेंद्र प्रधान, हितेश व्यास, उदाराम सिंधी, दशरथ शर्मा, डॉक्टर प्रणव माथुर, मानवी माथुर सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर हेनीमैन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं आमजन ने आयोजन की सराहना की एवं होम्योपैथिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता को एक सकारात्मक कदम बताया। अंत में डॉक्टर मुकेश माथुर ने सभी का आभार व्यक्त किया।